सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम 2023 का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को बताया भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को करता है मजबूत। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, सूरत शहर की भव्यता में जुड़ा एक और डायमंड दुनिया को देश की सामर्थ्य दिखाता है। ये डायमंड बोर्स। पीएम ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को किया समर्पित। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिला दर्जा। व्यस्त समय में 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने में सक्षम। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला चिंताजनक, इसकी गहराई में जाना जरूरी। हिंदी दैनिक को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, नीति और नीयत ही मोदी की गारंटी का है मतलब। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में किया हासिल। साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतक की ये पारी। अर्शदीप सिंह ने लिए 5 विकेट। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स सफलतापूर्वक संपन्न। राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ रंगारंग समापन। 105 पदक के साथ हरियाणा रहा पहले स्थान पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह नमो घाट पर आयोजित किया गया। भारत की दो पुरानी संस्कृतियों के बीच फिर से बेहतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के तमाम क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। काशी तमिल संगमम ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मौके पर दोनों शहरों की संस्कृतियों की छटा भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा के ग्रंथों के ब्रेल लिपि में हुए अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यहां काशी और तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ी जानकारियों और वस्तुओं को संजोया गया है। काशी तमिल संगमम के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और तमिल संस्कृति की शानदार संस्कृतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत रिश्ते का उल्लेख करते हुए कहा कि आज काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा रही है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना।
इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बना है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी भावना का प्रदर्शन उस समय भी हुआ जब नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की किसी भी सभ्यता की तुलना में विविधता में आत्मीयता का सबसे सहज और श्रेष्ठ स्वरूप भारत में ही दिखाई देता है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान एक नया प्रयोग करते हुए एआई आधारित अनुवाद सुविधा का उपयोग किया गया और इसके तहत भाषणी के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ साथ इसका तमिल भाषा में अनुवाद भी प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न कल्याण योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने उन सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के साथ हल्के फुल्के क्षण भी बिताए। ये बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उल्लास और उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद के बारे में बातें की। और कार्यक्रम के दौरान लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया गया। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहल जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की मुहिम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देशवासियों से जानना चाहते हैं कि उन्होंने जन कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं उनका कितना असर धरातल पर है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने,
कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के एकजुट प्रयास से हम इस संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सरकारी अधिकारियों पर भी बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से इन लोक सेवकों को अपने काम में संतोष मिलता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया? मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई। तब उसको लगता है, अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत इन लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। मेरा मकान पहले मिट्टी का था, दादा परदादा के ज़माने का था, और मिट्टी जब बारिश होता था तो मकान गिरता था, पानी भरता था और हम आगे बढ़ नहीं पाते थे। बस 2 बेटियां हैं, उनको हम अच्छे से उनका देखभाल नहीं कर पाते थे और ना हम अपना कोई शौक़ पूरा कर पाते थे। और मिट्टी का मकान रहने के कारण कोई मेहमान आते थे घर पे तो हम उनका सेवा नहीं कर पाते थे, और अगल बगल के लोग जो हैं हंसी करते थे कि मकान बढ़िया नहीं है। फिर पति ठेले पे सब्जी लगाते थे तो उनको पता चला आवास योजना के बारे में और योजनाओं के बारे में, तो गए फॉर्म डलवाए, पैसा मिला, मकान बना। मकान इतना अच्छा बना है कि बहुत खुशी होती है। कितना पैसा मिला? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी सर। और कितनी किस्त में मिला? एक बार 50,000 आया था, फिर 1.5 लाख आया था, फिर 50,000 आया था। तो आपका मकान जैसा आपको चाहिए था वैसा बन गया? जी सर। तो बच्चों को अच्छा लग रहा है मकान? बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। क्या फर्क आया अच्छे मकान में रहने के बाद? आपके जीवन में क्या फर्क आया, क्या बदलाव? मकान अच्छा नहीं था तो हम आगे बढ़ नहीं पाते थे, ठेले पे सब्जी लगाते थे। मकान अच्छा बनने के कारण हम अब मार्केट में छोटी दुकानें हो गई हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में डाले हैं और मेहमानों का स्वागत अच्छे से कर लेते हैं। मकान बढ़िया नहीं था तो हम दीपावली नहीं मना पाते थे अच्छे से, ना घर में दीप दिया अच्छे से जला पाते थे। मकान बढ़िया बनने से घर में अच्छी सी रोशनी आई है और मेहमानों का हम अच्छे से स्वागत कर लेते हैं। तो अभी पैसे बचाते हैं कुछ? हाँ, पैसे मतलब राशन कार्ड बना है, गैस मिला है
और आयुष्मान कार्ड मिला है। तो जो राशन में हम पैसे लगाते और जो लोग होंगे जो कच्चे घर में रहते होंगे, हाँ, या झोपड़ी में रहते होंगे, उनको बताएंगे कि मोदी का गारंटी है? जी बताएं। तो उन लोग भी पूछने लगे और मकान बना तो फिर बाहर बोर्ड लगा था, तो आते जाते लोग भी देखे, तो उन लोगों को भी हमने बताया। और पति मार्केट में रहते थे तो सब लोग पूछे कि देखिए, सबको आप बताइए कि आपको मिला है बिना किसी जान पहचान को, बिना किसी रिश्वत को आपको पैसा मिला, आपका घर बन गया। औरों को भी बताइए, जिसका कच्चा घर हो, झोपड़ी में रहते हो, उनको बताइए कि मोदी जी हैं, उनका गारंटी है, आज नहीं तो कल उनकी बारी आएगी। खबरें हो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान आज सूरत में डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया, तो वहीं सूरत वासियों को हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल से इसका दर्जा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हो गया है और इससे सूरत के हीरा और कपड़ा उद्योग को काफी फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसे कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके जरिए एक ही स्थान पर आयात निर्यात के लिए एक्सचेंज में अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो, या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्ड्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है। भारत के पक्ष में बने वैश्विक माहौल का असर उद्योगों की उन्नति पर भी पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है और मेड इन इंडिया आज के समय में सशक्त ब्रांड बन चुका है। सरकार का प्रयास है कि देश का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, जिसमें सूरत का डायमंड उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम ने सूरत हवाई अड्डे को नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी सौगात दी।
ये व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सर्वाधिक व्यस्त घंटों के दौरान की क्षमता 3000 यात्रियों तक बढ़ सकती है। टर्मिनल भवन एक तरह से सूरत शहर का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। इससे पहले पीएम मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सड़क पर जमा हुजूम अपने प्रधान सेवक की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। विशाल बैरिस्टो और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2 दिन के वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। ये मंदिर ध्यान और साधना का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को भी संबोधित करेंगे। आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी, योग और साधना की तपस्थली काशी, जहाँ के भगवान विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी और काल भैरव के मंदिर की ख्याति दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ निर्माणाधीन एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जो काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की विजय पताका को और ऊंचा उठाने वाला है। अपनी काशी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उमराहा में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को भी संबोधित करेंगे। इस महामंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, बल्कि ये साधना का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले 58वें वार्षिकोत्सव में, जो कि सदाफल देव जी का जो वार्षिकोत्सव है उसके उपलक्ष्य में आए थे, और अब जब 100वीं यानी शताब्दी वर्ष का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वो 18 दिसंबर को एक बार फिर से यहाँ पर एक विहंगम कार्यक्रम है उसमें अपना उद्बोधन भाषण देंगे। स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री भारत की धरती से पूरी दुनिया में योग का संदेश फैलाएंगे, सामाजिक समरसता का संदेश फैलाएंगे, जो इस सर्ववेद महामंदिर का सूक्त वाक्य है, यहाँ की मूल भावना में निहित है। यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत सामंजस्य है। वाराणसी का स्वरवेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी होगा। करीब 64,000 वर्ग फीट में बने 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। महामंदिर में मकराना पत्थर पर स्वरवेद की सूक्तियां अंकित हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वरवेद, यानी एक तरह से जो अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनको विहंगम योग का प्रणेता कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो हिमालय में रह करके जो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, वो ऐसी कम से कम 1337 सूक्तियां इस पूरे मंदिर में उकेरी गई हैं, और ये उनका अपना ब्रह्म ज्ञान है। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प के समान है। मंदिर की खूबसूरती को निखारने के लिए दीवारों पर गुलाबी पत्थर की नक्काशी की गई है। मंदिर के ऊपर जो बीच में जो बड़ा कमल है और अगल बगल में दूसरे 8 कमल लगे हुए, तो अष्ट कमल और 9वां कमल आपका रंध्र ब्रह्मरंध्र है, उसको खोल के फिर आप अमरलोक की ओर यात्रा करते हैं। वो जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हमने दर्शाने के लिए पूरा कमल का कंसेप्ट लिया हुआ। तो पत्थर का जो काम शुरू हुआ 2015 से, 15 के बाद अभी तक जो काम हो रहा है वो पत्थर में हुआ है। पहले हुआ था अलग, इससे धीरे धीरे फिर पत्थर में बना, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। सेव प्लेनेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, पेड़ लगाते, यज्ञ करते, ध्यान करवाते। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जो 7 मंजिला इमारत में है, और ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है।
महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के जीवन वृत्त का प्रदर्शन किया गया है। उनका जीवन सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित रहा। प्राचीन स्थापत्य और आधुनिक तकनीक के समन्वय से बन रहे इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के अनुयायी उत्सुक हैं। वाराणसी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय के परिसर में राज्यपाल के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल कार्यालय ने एक प्रेस नोट जारी कर इसके लिए केरल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काले बैनर और पोस्टर परिसर के अंदर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के ठीक बाहर लगाए गए हैं, जहां माननीय राज्यपाल ठहरे हुए हैं। राज्यपाल का मानना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बिना ऐसा नहीं हो सकता और स्पष्ट रूप से राज्य में संवैधानिक तंत्र के पतन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जानबूझकर की गई ऐसी कार्रवाइयां संवैधानिक मशीनरी के विघटन का कारण बनती हैं। इस बीच एसएफआई ने कालीकट विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल के खिलाफ बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले राज्यपाल के आदेश पर ऐसे बैनर पोस्टर हटा लिए गए थे। रात में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि एसएफआई ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई है। इस बीच कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति से वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है। सोमवार को राज्यपाल यूनिवर्सिटी कैंपस में श्री नारायण गुरु के बारे में आयोजित सेमिनार में मुख्य भाषण देने वाले हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।